लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज अपने इस श्रृंखला के अंतर्गत के प्रश्न वही जो एग्ज़ाम में आए के अंतर्गत बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत उन सवालों की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, जिसके आने की संभावना इस बार के एग्ज़ाम में आपके लिए सर्वाधिक है। उन्हीं सवालों की हम लोग बात करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होगा जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसमें आदर्शवाद के ऊपर, और आदर्शवाद के अंतर्गत हम लोग विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे कि आखिर आदर्शवाद राजनीति विज्ञान की कौन सी विचारधारा है और इस विचारधारा के महत्वपूर्ण कौन कौन से तत्व होते हैं, जिन तत्वों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आदर्शवाद और उसके विभिन्न विचारकों को समझने का प्रयास करते हैं। आपके एग्ज़ाम में इस बात पर भी सवाल आता है कि निम्नलिखित में कौन ऐसे चिंतक हैं जिनका संबंध आदर्शवाद से है और निम्नलिखित में कौन ऐसे चिंतक हैं जिनका संबंध आदर्शवाद से नहीं है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक नहीं बल्कि अनेक विचारधाराओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और उन विचारधाराओं पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है, चाहे आदर्शवाद की बात हो, उदारवाद की बात हो, उपयोगितावाद की बात हो, समाजवाद की बात हो, मार्क्सवाद की बात हो, फांसीवाद की बात हो, गांधीवाद की बात हो। अनेक ऐसी विचारधाराएं हैं जिसको आना आपके लिए बेहद आवश्यक है और इन विचारधाराओं के कौन कौन से लोग समर्थक हैं इसका एक क्लास हम लोगों ने किया है और उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर आप जा कर के उस क्लास को भी देख सकते हैं। आज की बात हम लोगों की है कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का जन्म कहाँ होता है और आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसका प्रारंभ सर्वप्रथम होता है, यूँ कहा जाए कि एक क्रमबद्ध रूप में अगर राजनीति विज्ञान का प्रारंभ करने की बात कहा जाए तो वह होता है प्लेटो के द्वारा, और प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आदर्शवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया और आदर्शवाद को अपनाने का प्रयास किया गया। इसलिए ऐसी कौन कौन सी बातें प्लेटो में हैं जिसे हम कहते हैं कि वो आदर्शवादी है। आदर्शवाद का जन्मदाता जहाँ पर प्लेटो है वहीं पर उदारवाद का जन्मदाता जॉन लॉक है। इस पर भी हम लोगों ने क्लास कर लिया है, हमें उम्मीद है कि वह क्लास भी आपने देख लिया होगा। आज के इस क्लास में आदर्शवाद और उसके विभिन्न तत्व और आदर्शवाद के कौन कौन से विचारक हैं, ये ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हम लोग केवल उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आदर्शवाद राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। ये आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद वह विचारधारा है जो राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस विचारधारा का जन्म कहाँ होता है? यूनान में। और इस विचारधारा के जन्मदाता का नाम क्या है? आपको आएगा इस विचारधारा के जन्मदाता या फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन कहलाता है? तो फादर ऑफ आइडियलिज्म कहलाता है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा राजनीतिक दर्शन का भी जन्म दिया गया। इसलिए हमको अगर यह सवाल आएगा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता कौन है या राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता कौन है, तो प्लेटो है। भले ही राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, लेकिन राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता प्लेटो को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने राजनीतिक विज्ञान के राजनीति की विभिन्न अवधारणाओं को नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत देखने का प्रयास किया था। एक बात सत्य है कि प्लेटो की प्रारंभिक इच्छा राजनीति में जाने की थी, लेकिन वह राजनीति में न जा कर के अपने डगर अपना रास्ता एक चिंतक के रूप में अपनाता है, एक दार्शनिक के रूप में अपनाता है। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा और वह कारण था तत्कालीन यूनान के महानतम व्यक्ति और प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया जाना। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जब सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया तब प्लेटो के द्वारा अपने जीवन की दिशा को बदल दिया गया और राजनीति में जाने की अपनी इच्छा का त्याग कर दिया गया और वह स्वयं दार्शनिक बन बैठा। इसीलिए कई बार आपको यह सवाल आता है कि प्लेटो के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है,
प्लेटो के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव सुकरात का ही पड़ता है। इसीलिए उसने जब अपने ग्रंथों को एक नाटक के रूप में लिखा तो उसके नाटकों का अभिनेता कोई और नहीं बल्कि सुकरात ही बनता है और सुकरात के द्वारा अपनी बात को बतलाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर यह बात हमको स्वीकार करने की है कि प्लेटो के द्वारा राज की सर्वोच्चता को एक्सेप्ट किया गया और यही राज की सर्वोच्चता ही आदर्शवाद का मूल आधार बनता है। आदर्शवाद का मूल आधार इसलिए भी बनता है क्योंकि सुकरात के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के बावजूद भी वह राज की आज्ञा के उल्लंघन को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसने कहा था कि राज के आज्ञा का उल्लंघन करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, भले ही वह मृत्युदंड का ही क्यों न हो। ये मृत्युदंड दिया जाना वाक अभिव्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास है, लेकिन परंतु फिर भी राज की आज्ञा है, ये मृत्युदंड ही क्यों न हो लेकिन हम राज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए शिष्यों के द्वारा यह कहने पर कि आज जेल से भाग चलें, आज सुकरात ने इसको अस्वीकार कर दिया था। प्लेटो के मन मस्तिष्क पर सुकरात के इस मनोदशा का, सुकरात के इस विचार का गहरा असर पड़ता है और उसने भी सुकरात के द्वारा जो संक्षिप्त रूप में आदर्शवादी विचारधारा का बीज बपन किया गया उसको पुष्पित एवं पल्लवित करने का काम अल्टीमेट प्लेटो के द्वारा किया जाता है। बट प्लेटो के बाद भी अगर एक दूसरा विचारक आता है जिनका नाम है अरस्तु, अरस्तु ने भी आदर्शवाद को ही अपनाया। लेकिन सबसे पहले आपको यह बतलाना है कि आप आदर्शवादी विचारधारा से क्या समझते हैं। राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा जो राज को सर्वोच्च मानता है, राज को साध्य मानता है और राज को स्वाभाविक मानता है और व्यक्ति को एक साधन के रूप में परिकल्पित करता है, उस विचारधारा को हम आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद का जन्म प्राचीन यूनान में होता है और इसके जन्मदाता प्लेटो को कहा जाता है। यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि प्लेटो का आदर्शवाद और अरस्तु का आदर्शवाद क्या एक है या इसको अलग अलग रूपों में देखा जाता है। प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के आदर्शवाद में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों के ही द्वारा राज की सर्वोच्चता को एक्सेप्ट किया गया। इसलिए आपके एग्ज़ाम का दो स्टेटमेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनता है और दो में से कोई भी एक कथन आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है, और राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है या राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है, यह कथन किसका है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है यह कहा है प्लेटो ने, जबकि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है यह बात कहा है अरस्तु ने। अरस्तु का विचार आदर्शवाद में यथार्थवादी बन जाता है क्योंकि उसके द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया गया था, जबकि प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान की व्याख्या के अंतर्गत निगमनात्मक पद्धति या इसको काल्पनिक और दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है उसका अनुसरण किया गया, क्योंकि निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत निष्कर्ष को पहले निकाल लिया जाता है, जबकि आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत प्रयोग पहले होता है, निष्कर्ष बाद में निकलता है। इसीलिए आगमनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, जबकि निगमनात्मक पद्धति को काल्पनिक। इसलिए यहाँ पर दो अंतर हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का आदर्शवाद जहाँ कल्पना प्रधानता पर आधारित है, वहीं पर अरस्तु का विचार यथार्थ फर्क है, उसमें यथार्थ के भी तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि प्लेटो के पश्चात जब अरस्तु आता है तो अरस्तु ने इस बात को देखा था कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में ये उच्चता है, उसमें सदाचार है, उसमें नैतिकता है, लेकिन उसके बाद भी वह कल्पनाशील है क्योंकि वह व्यावहारिक जगत में उसको लागू किया जा सके यह नामुमकिन जैसा प्रतीत होता है। साधारण जन के लिए इसको एक्सेप्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्लेटो के द्वारा फिलासफर किंग की बात की गई थी और कहा गया था कि शासक कौन होगा,
कहा गया कि शासक कौन होगा, तो शासक बुद्धिमान होना चाहिए, शासक को दार्शनिक होना चाहिए, शासक को तत्वज्ञानी होना चाहिए, शासक को सदाचार वाला होना चाहिए, सहनशील और धैर्यशाली होना चाहिए, ये उसको सार्वजनिक हित का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा शासक हमारा हो, और ऐसा शासक कब होगा और कौन होगा, प्लेटो के द्वारा इसीलिए फिलासफर किंग की अवधारणा या दार्शनिक राजा की बात की गई, जबकि अरस्तु के द्वारा इस बात को कहा गया कि कानून का शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति की तुलना में कानून ज़्यादा उपयोगी है, उसमें सार्वजनिक हित की समझ की भावना अधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर बातों को अगर हम लोग देखते हैं तो प्लेटो और अरस्तु के आदर्शवाद में यह अंतर दिखलाई पड़ता है। इसलिए आदर्शवाद के विचारधारा का ब्रीफ में अगर आप बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी ऐसी विचारधारा जो राज को साध्य मानता है, ये आपको यह समझना है कि राज्य अगर साध्य है और व्यक्ति को यह साधन मान ले, और अगर व्यक्ति को यह साधन मान लेता है, यह राज को सर्वोच्च मान लेता है और व्यक्ति को उसके तुलना में कम मान लेता है, या राज को यह स्वाभाविक मान लेता है और यह यंत्र मानने से अस्वीकार कर देता है, तो यह तीनों तत्व अगर किसी विचारधारा में, किसी विचारक के चिंतन में आपको दिखलाई पड़े, तो आप जान जाएं कि यह विचारधारा कोई और नहीं है। यह न तो उदारवाद है, यह न तो उपयोगितावाद है, न ही यह मार्क्सवाद है, बल्कि यह वह विचारधारा है जिसका पुष्पन एवं पल्लवन किया गया प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर बात हम लोग करते हैं तो यह देखते हैं कि इसके बाद भी क्या आदर्शवाद आगे बढ़ता है या नहीं। अगर मध्यकालीन राजनीति विज्ञान की बात की जाती है तो जिसमें संत अगस्टाइन है, थॉमस एक्विनास है और मार्सिलियो हैं, तो इन लोगों के द्वारा किसी भी विचारधारा का ये सम्यक रूप में प्रतिपादन नहीं हो पाया, क्योंकि मध्यकाल राजनीति विज्ञान का डार्क एज है, यह अंधेरा युग कहलाता है। इसके अंतर्गत तर्क और विज्ञान को नहीं बल्कि धर्म, आस्था और विश्वास को महत्व मिल गया था। इसलिए यहाँ पर बुद्धि को, तर्क को, ये विज्ञान को, कार्य कारणवाद को कोई महत्व नहीं दिया गया। जबकि यह बात तय है कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जो तर्क पर आधारित है, तत्व पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है, कार्य कारणवाद पर भी आधारित है। यह इस बात की भी व्याख्या करता है कि राज्य कैसा है और राज्य को कैसा होना चाहिए। यह अगर इस बात पर बल देता है, यह इस बात को डिवाइड करता है कि वास्तविकता दो है, एक क्या है जैसा है और दूसरा वह है जैसा होना चाहिए। इसीलिए प्लेटो के द्वारा अपने किसी भी राजनीतिक अवधारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम इस बात को बतलाने का प्रयास किया गया कि यह ऐसा है, न्याय ऐसा है और न्याय को कैसा होना चाहिए, यह बात बतलाया। इसी बात को बतलाने के लिए प्लेटो के द्वारा इस बात को देखा गया कि व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाने वाले गुणों के आधार पर प्रवृत्ति का निर्माण होता है और प्रवृत्ति से ही वर्ग का निर्माण होता है और वर्गों से ही राज्य का निर्माण होता है। इसलिए अगर बात गुण और प्रवृत्ति की करते हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत कम या अधिक मात्रा में तृष्णा है, साहस है और बुद्धि का तत्व पाया जाता है। बुद्धि जिसमें हो वह शासक वर्ग का निर्माण कर लेगा, जिसमें साहस की अधिकता होगी वह सैनिक वर्ग का निर्माण करेगा, और जिसमें तृष्णा की अधिकता होगी वह उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा। बड़े यहाँ स्मरणीय बात यह है कि ये तीनों ही वर्ग केवल काम करते हैं किसके लिए, राज के लिए। इसीलिए कभी कभी आलोचकों के द्वारा इस बात को कहा गया कि प्लेटो एक ऐसा चिंतक है जिसने आदर्शवाद की रक्षा करने के लिए, आदर्शवादी अवधारणा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए व्यक्ति को राज्य की बलवेदी पर बलिदान कर देता है, भले ही वर्गों का निर्माण करता है। और वर्गों का निर्माण करने के बाद अनेक लोग यह सोच बैठते हैं
कि यह दार्शनिक राजा को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कर दिया, दार्शनिक राजा में समस्त सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि आपने एक आरोप भी पढ़ा होगा, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्ल पॉपर के द्वारा इस बात को कहा गया कि प्लेटो फांसीवाद का पहला प्रवक्ता है, क्योंकि सभी शक्तियों को उसने दार्शनिक राजा के अंतर्गत केंद्रित कर दिया। राजसाध सर्वोस्वाभाविक का आशय क्या होता है, आपको यह आएगा। अगर आपको यह आता है कि सर्वप्रथम राज्य को साध्य किसने माना, सर्वप्रथम राज्य को सर्वोच्च किसने माना और राज्य को सर्वप्रथम स्वाभाविक किसने बतलाया, तो यह बात किसका है? सारी बातें चूँकि आदर्शवाद के हैं और आदर्शवाद का पिता प्लेटो है, इसलिए प्लेटो ही इन सब का पहला भी प्रतिपादक माना जाता है। स्वाभाविक का अर्थ होता है कि राज्य एक शरीर के समान है और व्यक्ति उसका अंग, इसीलिए इसको आंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस बात को कहा गया कि शरीर और अंग में शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अंग कम महत्वपूर्ण होता है। जिन भी चिंतकों को हम आदर्शवादी कहते हैं, ये तत्व उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आदर्शवाद के अन्य तत्व या अन्य विशेषताएं नहीं हैं, अन्य विशेषताएं भी हैं, लेकिन यह विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद की एक अन्य विशेषता है कि यह मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानता है। यह मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के बाहर रहकर अगर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले तो वह मनुष्य नहीं, पशु या देवता होगा। यह प्रसिद्ध कथन है। किसका? यह प्रसिद्ध कथन है अरस्तु का। अरस्तु के द्वारा अपने इस बात का समर्थन किया गया था, इसलिए यह आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। प्लेटो के अलावा ये दूसरा चिंतक है जिसका नाम है अरस्तु। आपको ये याद करना है कि दो थिंकर्स ऐसे हैं जो यूनान के रहे। इसके अलावा मध्यकाल में जब कोई विचारधारा नहीं आया, तब आधुनिक काल के अंतर्गत ये पुनः आदर्शवादी विचारधारा की बात की जाने लगी और आदर्शवादी विचारधारा की बात ब्रिटेन के अंतर्गत ग्रीन के द्वारा किया गया। बट आपको यह बात भी मालूम होना चाहिए कि ग्रीन ही एक ऐसा विचारक है जिसमें उदारवाद एवं आदर्शवाद का एक साथ मिश्रण पाया जाता है। यह व्यक्ति और समाज के हित को अलग अलग नहीं मानता। इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कहा गया कि व्यक्ति मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं या हमको वही अधिकार प्राप्त होता है जिसको राज्य के द्वारा मान्यता मिलती है। तो यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रारंभ करता है। स्वतंत्रता का आशय होता है उदारवाद और अंत में राज्य की मान्यता भी अनिवार्य है। तो यह होता है राज्य की सर्वोच्चता, जिसको कहते हैं आदर्शवाद। इसलिए हमको अगर यह सवाल पूछा जाए कि आदर्शवाद और उदारवाद की विचारधारा को एक साथ प्रयोग करने वाला चिंतक कौन है, तो यह होगा ब्रिटिश विचारक टी.एच. ग्रीन। और टी.एच. ग्रीन को इसीलिए सकारात्मक उदारवादी भी कहा जाता है। इसके द्वारा राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई कहा गया, जबकि उदारवादियों ने जो इसके पूर्व के उदारवादी चिंतक रहे ब्रिटेन में, उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा था, जिसमें जेम्स मिल का नाम आता है, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, एडम स्मिथ और रिकार्डो का नाम आता है। इन सब लोगों ने राज्य को आवश्यक बुराई माना था और राज्य की न्यूनतम भूमिका का समर्थन किया था, क्योंकि वे सारे लोग उदारवादी थे। जबकि टी.एच. ग्रीन उदारवाद के साथ साथ आदर्शवाद को भी अपनाता है, इसलिए इसने राज्य को सकारात्मक अच्छाई बतलाया था। इसीलिए आदर्शवाद क्या है? समन्वयवादी भी है। यह सदाचार की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, यह व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व के विकास की भी बात करता है कि व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा, इस पर भी यह समान रूप से बल देता है। जबकि उदारवाद के द्वारा बल दिया गया है किस पर? व्यक्ति के केवल बाह्य व्यक्तित्व के विकास पर। ग्रीन के अलावा जो विचारक और भी रहे,
जिन्होंने ये आदर्शवाद का समर्थन किया, उसमें ब्रेडले का नाम, बोशांके का नाम, और फिक्टे का नाम महत्वपूर्ण है। इन लोगों के द्वारा भी आदर्शवादी विचारधारा का समर्थन किया गया। इसके अलावा अगर बात हम लोग करते हैं तो एक महत्वपूर्ण चिंतक हैं और उनका नाम है हेगल और कांट। हेगल और कांट, इन लोगों के द्वारा भी आदर्शवाद का समर्थन किया गया। अगर बात किया जाता है हेगल का, तो हेगल को उग्र आदर्शवादी कहा जाता है। हेगल को क्या कहते हैं? उग्र आदर्शवादी। आपके एग्ज़ाम में अगर यह बात आता है कि उग्र आदर्शवादी चिंतक का नाम क्या है, तो आपको लगाना है कि उग्र आदर्शवादी चिंतक का नाम हेगल है और हेगल का संबंध जर्मनी से है। हेगल के द्वारा राज की परिकल्पना विश्वात्मा के रूप में किया गया। दर्शन और द्वंद्व को अपना करके उन्होंने एक बृहद द्वंद्वात्मक आदर्शवादी, द्वंद्वात्मक विचारवादी विचारधारा को अपनाया और उसके माध्यम से संसार की व्याख्या को समझने का प्रयास किया। और उनके द्वारा इस बात को बतलाया गया कि चेतना मुख्य होती है और चेतना के ही आधार पर संसार की व्याख्या और उसकी समझ को प्राप्त किया जा सकता है। हेगल का एक प्रसिद्ध कथन है, आपके एग्ज़ाम में भी वह बार बार आता है। उसमें इनके द्वारा कहा गया कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। इसका मतलब है राज्य के समान कोई अन्य संस्था, व्यक्ति या संगठन नहीं होता। यह आदर्शवाद की एक मान्यता है और इस आदर्शवाद के मान्यता को एक्सेप्ट किया। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आदर्शवादी विचारधारा को देख करके कई अन्य लोगों ने तानाशाही या अधिनायकवादी विचारधारा को तर्कों के माध्यम से पुष्पित और पल्लवित किया, उसको सींचने का प्रयास किया और अपने अधिनायकवादी विचारधारा को सुदृढ़ आधार देने का प्रयास किया, जिसमें मुसोलिनी का नाम आता है। उन्होंने भी इसी को अपनाया और इसको अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि राज सर्वोच्च है। और मुसोलिनी का यह कथन प्रसिद्ध है कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता है। यह कथन वैसे ही प्रतीत होता है जैसा कि हेगल के द्वारा कहा गया कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। अनेक मतांतर होगा कि आदर्शवाद सही है या गलत है। अलग अलग अप्रोच के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है, कितना सही है ये हेगल और कितना सही है कांट, इसकी भी मीमांसा की जाती है। क्योंकि दर्शन शास्त्र का विषय है, इसलिए मतांतर का पाया जाना स्वाभाविक है। जहाँ गुणों की बात होती है वहाँ दोष भी दिखलाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेरिट और डिमेरिट दोनों ही किसी भी फिलॉसफी या किसी भी दर्शन, किसी भी विचारधारा के साथ 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 चलता है। अगर आप किसी की अच्छाइयों को देख रहे हैं तो बुराइयां भी उसमें कहीं न कहीं से आपको दिखलाई पड़ती हैं, जो किसी भी विचारधारा या कॉन्सेप्ट का आलोचनात्मक बिंदु बन जाता है। तो यह बात थी हम लोगों के आदर्शवाद की। ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसको समझ लीजिए। इस पर आए हुए सवालों को भी आप लगा लें। ये हम लोगों की बात आज की एक क्लास की यहाँ तक है। किसी नए टॉपिक पर हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।